नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है करंट अफेयर्स की खबरों में, जिसमें हम लोग बातचीत अक्सर करते हैं द हिंदू के बारे में, जिसके बारे में आपको पता ही है कि द हिंदू एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर, खास करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक न्यूज़पेपर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। पहला आर्टिकल है, at the end of Pride Month, assessing the LGBTQIA plus communities rights। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो जून का महीना होता है, ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक प्राइड मंथ माना जाता है, क्योंकि इसी महीने की 28 तारीख को एक कोई घटना घटी थी, तकरीबन 1969 के करीब में, 1974 के करीब में। तो उसी की याद में यह प्राइड मंथ मनाया जाता है, और इसी संबंधित आर्टिकल के बारे में बातचीत करेंगे। फिर अगला आर्टिकल है, व्हाट इज ऑन द एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। जो 16वां वित्त आयोग है, उसके संबंध में कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। और फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें भारत में 75 प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है, जिसको हम उसका अगला वर्जन है प्रोजेक्ट 75I। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं, खास करके फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जो कि सबमरीन बिड्स के लिए, मतलब जो खरीदारी हुई है उसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। लास्ट आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत की गई। भारत के, खास करके भारत के संबंध में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की एक पूरी समस्या है, उसके बारे में बातचीत की गई है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, तकरीबन 9 सालों से किस तरीके से उतार चढ़ाव आए हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हर साल जो है जून एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लिए प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। गौरवशाली महीना इसको बोल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं प्राइड मंथ। ठीक है, ये मनाया जाता है, और इसमें ये भी याद किया जाता है कि किस तरीके से जो मेंबर्स हैं एलजीबीटी क्यू आई प्लस कम्युनिटी के, उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया। और इस बार भी 28 जून को जो है ये मनाया गया। ठीक है, लोग 28 जून की घटना को याद करके लोग जो है प्राइड मंथ मनाते हैं। इसको समझ लीजिए कि क्या घटना आखिर हुई थी। तो हुआ क्या था, जो गे कम्युनिटी है, ये लोग जो है स्टोन वॉल रियॉट्स हुआ था एक, उसकी याद में 28 जून 1969 को ये घटना हुई थी। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक स्टोन वॉल बार है, वहीं पे ये लोग इकट्ठा होते हैं, और वहीं पर एक घटना घटी थी कि पुलिस की रेड पड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े नकारात्मक घटनाएं वहां पर घटी। उन्हीं की याद में जो है हर साल 28 जून को मनाया जाता है। और इस आर्टिकल में पूरा बातचीत करेंगे किस तरीके से पूरी दुनिया भर में ये जो कम्युनिटी है, एलजीबीटी कम्युनिटी है, उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस है पूरी दुनिया भर में, उसको किस तरीके से आगे, उसके बारे में क्या काम होगा। और अभी तक खास करके भारत जैसे देश में इसको उस तरीके की एक्सेप्टेंस, उस तरीके की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है जिस स्तर पर मिलनी चाहिए। ये अलग चीज है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 जो है, उसमें एक प्रोविजन है, उसको खत्म कर दिया गया, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उसके बारे में समझ लीजिए। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो एक संक्षिप्त नाम है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स और एसेक्सुअल कम्युनिटीज के लिए ये पूरी दुनिया भर में पाई जाने वाली एक सोशल कम्युनिटी है। खास करके जो हमारी परंपरागत एक कम्युनिटी होती है, जिसको आप बोलते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, तो हुआ क्या, दुनिया भर में यही मान्यता है कि जो वैधानिक कम्युनिटी है उसमें मेल और फीमेल को ही गिना जाता है। बाकी बायोलॉजिकल या सोशल रूप से बहुत सारे और कम्युनिटीज हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, खास करके अगर भारत में देखा जाए, तो भारत जैसे देश में जहाँ पर अपनी परंपरा और खास करके धार्मिक भावनाओं, धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनको
ज्यादा लेकर चला जाता है, उससे स्टिकनेस ज्यादा है, इस वजह से इनको वो स्थान नहीं मिल पाया है जो स्थान उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक और समस्या है, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम बोलते हैं, जैसे देखिए ये जो एक शब्द लिखा गया है जिसको हम बोलते हैं सिक्स जेंडर हेट्रोसेक्सुअल आइडियल्स, इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो अपोजिट अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और यही नॉर्मल लोग हैं जिनको आप नॉर्मल लोग बोलते हैं, अपने मतलब सामाजिक विज्ञान की भाषा में जिनको आप प्रतिष्ठित मनुष्य या प्रतिष्ठित व्यक्ति बोलते हैं जो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं पूरी दुनिया भर में जो कि सेम जेंडर से अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो ऐसे जेंडर्स, ऐसे लोग जो सेम जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं उनको नीची निगाह से देखा जाता है, उनका सम्मान उतना नहीं है जितना अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने वालों का सम्मान है। तो इनकी एक कम्युनिटी बना दी गई है पूरी दुनिया भर में जिनको हम बोलते हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी। ठीक है, इसी के बारे में बातचीत की गई है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत में एक ग्रुप है जिसको आप नाइदर मैन नॉर वुमेन बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में हम उनको बोलते हैं थर्ड जेंडर। आने वाले अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि किस तरीके की समस्याएं रही हैं। अगर इतिहास के बारे में देखा जाए तो तकरीबन 76 साल हो गए भारत को आजाद हुए। ठीक है, और अभी भी LGBT की जो लड़ाई है अभी भी जारी है। हमको तो स्वतंत्रता मिल गई अंग्रेजों से, परंतु जो ये जो कम्युनिटी है इसको अभी तक ना तो सोसाइटल स्वतंत्रता मिल पाई, ना तो सोसाइटल इंडिपेंडेंस मिल पाया, ना तो उनके जो मूल अधिकार हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनको प्राप्त हुए। ठीक है, ये अलग चीज है कि 6 सितंबर 2018 को सेक्शन 377 क्लॉज 1 आईपीसी का एक सेक्शन है 377(1), आपने सुना भी होगा, अगर हालांकि उस टाइम पर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया होगा। धारा 377 जो है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, उसमें लिखा गया था कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस जो हैं वो अननेचुरल ऑफेंसेस माने जाएंगे, मतलब अप्राकृतिक अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि LGBT कम्युनिटी के लिए भारत में खासकर ये एक बड़ी जीत मानी गई। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लीजिए LGBT कम्युनिटी की जो टाइमलाइन है, मतलब किस तरीके से भारत में LGBT कम्युनिटी के मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए। अगर हम एकदम बेसिक शुरुआत की बात करें तो शुरू में जब ब्रिटिश रूल था भारत में, जब ब्रिटिश का शासन था, तो 1860 में क्या हुआ, होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को जो है अपराध माना गया था। ठीक है, उसको कंसीडर क्या किया गया था, अननेचुरल ऑफेंस, और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मान लिया गया जो कि आईपीसी के चैप्टर 16 के धारा 377, ठीक है, सेक्शन 377 में ऐड किया गया। अब हुआ क्या, आजादी के बाद, मतलब जब भारत आजाद हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब अनुच्छेद 14 शामिल किया गया, मतलब उसको लागू किया गया, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, वो तो लागू किया गया, परंतु आईपीसी की जो धारा 377 है वो कंटिन्यूअसली बनी रही, मतलब होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको अभी भी अपराध ही रखा गया। ठीक है, 1949 की बात है, 26 नवंबर 1949 को उसको अपराध रखा गया। फिर क्या हुआ आगे, बहुत दशकों के बाद ये 11 अगस्त 1992 को पहला ऐसा गे का, मतलब एक राइट जिसको आप आंदोलन बोलते हैं, पहला ऐसा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, फिर 1999 में कोलकाता ने भारत का पहला इंडिया फर्स्ट गे प्राइड परेड जो है भारत ने वो उसको होस्ट किया, और ये ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें केवल 15 लोग अटेंडेंट, मतलब जो अटेंडेंट करने वाले थे, जो अटेंडेंसी थे वो केवल 15 थे, और इसी को हम बोलते हैं कलकत्ता रेनबो प्राइड। ठीक है, फिर 2009 में क्या हुआ, 2009 में एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ दिल्ली हाई कोर्ट का। इसमें केस था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल कंज्यूमेशन ऑफ एडल्ट, ठीक है, मतलब कि जो सेम जेंडर के इंटरकोर्स हैं उनको अगर कंसेंसस मतलब सहमति के आधार पर होगा तो उसको हम अपराध नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसको हम अपराध मान लेंगे तो ये वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार प्रस्तुत करता है। अब आप समझिए
कि किस तरीके से समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अपोजिट जेंडर वाले व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, तो आपने सुना होगा अनुच्छेद 21 जो है उसमें मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। तो व्यक्ति कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये जो व्यक्ति शब्द लिखा गया है इसमें कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, वो थर्ड जेंडर भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई हो सकता है। तो इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो मूल अधिकार है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की कम्युनिटी का जो है प्रोटेक्शन करते हैं। फिर क्या हुआ, एक और केस आया 2013 में, सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स। ये केस 2013 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को क्या कर दिया, एक प्रकार से बदल दिया और वापस से धारा 377 को बहाल कर दिया। पहले तो धारा 377 जो बहाल नहीं थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2013 के इस केस में क्या हुआ, धारा 377 को दोबारा से बहाल कर दिया गया। फिर क्या होता है, फिर 2015 में एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी, इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते थे होमोसेक्सुअलिटी बिल। बस लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसको लोकसभा के द्वारा निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर अगस्त 2017 में एक बहुत फेमस केस आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार के संबंध में, ठीक है। ये केस, इसको हम बोलते हैं पुट्टू स्वामी जजमेंट। और इसने क्या किया, इसने एलजीबीटी एक्टिविस्ट जो हैं उनको एक प्रकार से नई जिंदगी दी, एक होप दी, एक आशा, एक उम्मीद दिया कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इनको इनका अधिकार मिल जाए। और वही हुआ, सितंबर 6 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सर्वसम्मति से क्या कहा कि ये जो धारा 377 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इसको निरस्त कर दिया गया, खास करके धारा 377 का क्लॉज 1, ठीक है। और अभी भी लड़ाई जो है, इन लोगों की जो लड़ाई है वो जारी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए। बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, इनका जो है शॉर्टकट मतलब हम लोग जानते तो हैं, एलजीबीटी लिखा रहता है लेकिन समझ नहीं आता क्या मतलब होता है। एलजीबीटी का मतलब होता है, एलजीबीटी में जो रियल है इसको बोलते हैं लेस्बियन, ठीक है। इसका मतलब होता है वुमेन्स जो वुमेन से ही अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। गे है, इसका मतलब जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष पुरुष से ही अट्रैक्ट होते हैं उनको जो है हम गे बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल जो होते हैं उस उनमें ये बोला जाता है कि ये लोग जो है मतलब वुमेन एंड मेन दोनों से अट्रैक्ट होते हैं। ये जो टी होता है इसका मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय उसका जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होता है वो दूसरा मतलब वो दूसरे जेंडर का होता है, और उनकी जो मानसिक स्थिति होती है बाद में उनको रियलाइज होता है उनकी मानसिक स्थिति दूसरी होती है। तो ऐसे लोगों का जिनका बायोलॉजिकल जेंडर कुछ और है और उनकी मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल जेंडर जो है वो अलग होता है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। और कई बार आपने केसेस सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपना जो है जेंडर जो है वो बदलवा कर वापस से जिस हिसाब से वो सोचते हैं, कई बार एक पुरुष जो है महिलाओं जैसी हरकत करता है, लोग देखकर भले ही उसको हंसते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि उसका मतलब होता है कि उसको शरीर तो पुरुष का मिला है परंतु उसके अंदर हार्मोन्स और उसकी जो सोच है वो महिलाओं जैसी होती है। तो बाद में क्या होता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है और वो जो है उसको क्या कर लेता है, अपना जो जेंडर है उसको ट्रांसफर करा लेता है और उसी को हम बोलते हैं ट्रांससेक्सुअल, ठीक है। मतलब अपना अपना जेंडर ही वो चेंज कर लेता है। एक कम्युनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूर कम्युनिटी, इसमें इसको वो लोग शामिल हैं, मतलब एक प्रकार से अम्ब्रेला है ये कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनको शामिल किया जाए तो इसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगला क्यू जो है इसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में लोग तलाशते हैं मतलब लोग ढूंढते हैं अपने को, मतलब उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके के हैं। फिर बाद में जैसे कई बार ऐसा होता है ये आदमी कंफ्यूज रहता है कि हमारी जो जेंडर है मतलब सोशल जेंडर अलग है, हमारा पर्सनल जेंडर अलग है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इन्हीं इसी कंफ्यूजन की प्रोसेस से जब लोग धीरे धीरे अपने आप को समझना शुरू करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को कि आखिर में वो है कौन, और बाद में पता चलता है कि एक पुरुष जो है उसने स्वयं को ये मान लिया कि नहीं मैं पुरुष नहीं महिला हूं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेश्चनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एक और कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्स।
इंटरसेक्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी कैटेगरी ना तो मेल की है ना तो फीमेल की, ठीक है। और एक और कैटेगरी है, इसको एलआई बोलते हैं। एलआई का मतलब होता है ऐसे लोग जो इन सारी कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं, इनको बोलते हैं एलआई। और एक और कम्युनिटी होती है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल कम्युनिटी। एसेक्सुअल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स या इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनके अंदर ऐसी कोई डिजायर्स नहीं होती। और एक और लास्ट कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं पैन सेक्सुअल कम्युनिटी। पैन सेक्सुअल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसको सारे कम्युनिटी के लोग पसंद होते हैं, ठीक है, वो सभी लोगों को लाइक करते हैं, दैट मीन्स पैन सेक्सुअल कम्युनिटी, ठीक है। ये तो कैटेगराइजेशन हुआ। अब एक मैप है, इसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो सेम सेक्स एक्टिविटीज है, मतलब कि ऐसे लोग जो लेस्बियन या गे हैं, पूरी दुनिया भर में उसका क्या, कहाँ पर ये लीगल है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये लीगल है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है और ये साउथ अमेरिका का मैप है। तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लगभग हर जगह ये लीगल है, ठीक है। इधर हम यूरोप में आते हैं, पूरा यूरोप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पूरे यूरोप में ये लीगल है, ठीक है। और अगर आप इधर एशिया की तरफ आएंगे, एशिया की तरफ बढ़ेंगे, तो लगभग एशिया की तरफ भी दिख रहा है कि हर जगह लीगल है। यहाँ पर अगर हम म्यांमार को छोड़ दें तो, ठीक है, हर जगह आपको लीगल दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, इधर अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आप आएंगे तो कुछ एक अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये लीगल नहीं है। या अरेबियन पेनिनसुला में आएंगे, अरब प्रायद्वीप में, वहां भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर लीगल नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज हैं और अफ्रीका में भी अधिकतर मुस्लिम लोग ही रहते हैं। तो आप अधिकतर जगह देखिए यहाँ पर लीगल नहीं है। और ये जो कलर है, इस कलर में लिखा गया इलीगल, प्रिजन और अदर पेनाल्टी, मतलब अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कोई काम करेंगे तो आपको दंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है। अगला अगला जो मैप है वो दिखा रहा है कि सेम सेक्स मैरिज, मतलब होमोसेक्सुअल मैरिज जो होता है वो कहाँ कहाँ पर लीगल माना गया। तो देखिए पूरा नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है, यहाँ पर पूरा ये लीगल माना गया है, ठीक है। यहाँ पर साउथ अमेरिका में आएंगे तो साउथ अमेरिका में मैक्सिमम जो देश हैं हर जगह लीगल है। और अफ्रीका का अगर मैप उठाकर आप देखें, ठीक है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इजिप्ट इजिप्ट सूडान, ठीक है, इधर इरिट्रिया है, इधर जिबूती है, केन्या है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पर ये क्या है, वहां पर ये लीगल नहीं है, वहां पर ये क्या है, ऐसा बोल सकते हैं बैन है, मतलब वहां पर इसको बैन कर दिया गया है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैन का मतलब है कि अफ्रीकन कंट्रीज में अधिकतम मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लोग थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, तो वहां पर तो ये इसका मानना बड़ा मुश्किल है। और ये आप देख सकते हैं एशिया का पूरा एरिया उठाकर देखिए, इसमें आप देखेंगे, ये देखिए चाइना है, ठीक है। तो चाइना के बारे में बताया गया है कि सिविल यूनियन और अदर पार्टनरशिप, मतलब यहाँ पर सिविल यूनियन चलते हैं। और अगर हम रसिया की बात करते हैं तो वहां पर इसको बैन कर दिया गया है, बैन है ये, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत सबसे लास्ट वाली कैटेगरी में आता है, अनरजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पर अभी रजिस्टर हुआ ही नहीं, मतलब किसी प्रकार का भी कोई विशेष कानून इसके बारे में नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा मैप हुआ। लास्ट मैप है, ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ कहाँ कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब जैसे अगर ऐसे देशों में है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, मतलब कम प्रोटेक्शन कहाँ मिला हुआ है, सबसे कम या कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है अफ्रीकन महाद्वीप में, रसिया में, चाइना में। यहाँ पर ऐसे लोगों को किसी प्रकार का जो है प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन अगर आपको दिखेगा तो वो आपको दिख जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये दिख रहा होगा, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा मामला आपका है। अब चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इसमें कहा गया है 16th फाइनेंस कमीशन हैज बिगन इट्स वर्क, मतलब कि 16वां जो वित्त आयोग है उसने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। अब जो वित्त आयोग है ये किसके अंडर, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंदर ये काम करता है, उसी में इसको स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसका मेन जो फोकस होता है
मतलब वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण फोकस उद्देश्य क्या होता है? ये कंसोलिडेटेड फंड का वितरण करता है, बंटवारा करता है। सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में इसका बंटवारा होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद चूंकि लोकल बॉडीज जो हैं, या लोकल बॉडीज को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो चूंकि उनके लिए भी ये फंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए भी ये वित्त आयोग काम करता है। उनके लिए भी एक प्रकार से वो रिकमेंडेशन देता है सरकार को कि आपको इनके लिए वित्तों का बंटवारा करना जरूरी है। तो उनके संबंध में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 280(3) इसमें बी भी जोड़ा गया और सी जोड़ा गया, ठीक है। उसमें उससे क्या कहा, उससे ये मैंडेट द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स टू ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, मतलब जो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड है वहां से पंचायतों के लिए और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो फंड जाना होता है उसके संबंध में रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। आगे समझिए। अब इसमें ये बताया गया है कि जो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, मतलब 80वें के मध्य दशक में ये बताया गया कि शहर हम किसको बोलेंगे, शहर को बोला गया इंजन ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का इंजन बोला गया, ठीक है। अभी इसको देखें तो इंजन का ग्रोथ भले ही बोल दिया गया, लेकिन अभी अगर अभी की स्थिति देखें तो ये कहीं ना कहीं ये सोच जो है ये कहीं ना कहीं सिकुड़ रही है, नैरो हो रही है। क्योंकि स्थिति अगर देखी जाए, जो सिटी है, जो शहर है भारत में, वो तकरीबन 66% जो है भारत के जीडीपी का और पूरे गवर्नमेंट रेवेन्यू का लगभग 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए जो शहर होते हैं वो भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और अगर हम वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट में देखें तो उसने एस्टिमेट किया है कि अगले डिकेड में, नेक्स्ट डिकेड में $840 बिलियन की जरूरत पड़ेगी अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अगर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो शहर का अवसंरचना है उसका विकास करना है, तो उसके लिए तकरीबन $840 बिलियन की जरूरत है, ठीक है। जो 5 कमीशन, 11वें से लेके 16वें तक जो 5 कमीशन बनाए गए, ठीक है, उसमें जो है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की बात किया गया। उन्होंने वित्तीय बंटवारे की बात की, परंतु वो सारे रिकमेंडेशंस कहीं ना कहीं अपर्याप्त हैं शहरों के लिए, ठीक है। जो फिजिकल हेल्थ है खास करके म्यूनिसिपैलिटीज की, वो बहुत खराब है। वो शहर की जो प्रोडक्टिविटी है, सिटी की प्रोडक्टिविटी है और उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। जिस तरीके से इतना तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है बिना किसी अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन के, मतलब कि राजस्व के लिए एक विशेष एक्शन की जरूरत पड़ती है, उन सारे एक्शंस को ध्यान में ना रखते हुए इतनी तेजी से शहरों का खास करके जगहों का क्या किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, उनको शहर बनाया जा रहा है। इससे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, ठीक है। अब अगर हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर की बात करें, मतलब कि जो सरकारें अपना वित्त, अपना फंड जो है अर्बन लोकल बॉडीज को जो ट्रांसफर करती हैं, उनके बारे में बात किया जाए तो भारत अपने पूरे जीडीपी का केवल 0.5% ट्रांसफर करता है, जो कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले बहुत कम है। जैसे अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है अपने पूरे जीडीपी का 2.6% जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करता है। मैक्सिको जो है अपने पूरे जीडीपी का 1.6% ट्रांसफर करता है। फिलीपींस अपने जीडीपी का 2.5% ट्रांसफर करता है। ब्राजील अपने जीडीपी का 5.1% ट्रांसफर करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, खास करके शहरों का जो विकास है, उनके लिए जितने फंड की हमें आवश्यकता है उतना फंड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ महत्वपूर्ण चीजों के संबंध में चुनौतियां, जैसे प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रेडिक्टिबिलिटी में समस्या है। ईयर मार्किंग फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब जो भी वल्नरेबल सुभेद्य जातियां ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी। और हॉरिजेंटल इक्विटी, मतलब एक समानता जो होनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी चुनौती है खास करके शहरों के विकास के लिए, ठीक है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करें कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होती है, तो मैंने बताया पहले ही कि ऐसे लोग जो सिमिलर इनकम, मतलब जिनका आय समान है और उनकी संपत्ति समान है, उनको समान मात्रा में टैक्स पे करना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, मतलब समानता के, समानों के लिए समान व्यवहार, ठीक है।
अब टैक्सेशन सिस्टम की बात करें कि जब से गुड्स और सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ है भारत में, उससे जो है यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, शहर शहरी शहरी ग्रामीण निकाय, ठीक है, लोकल शहरी लोकल निकाय जो है, शहरी लोकल निकाय, उनकी जो रेवेन्यू है उसमें बड़ी कमी आई है। जैसे 2012-13 में इनका जो रेवेन्यू था वो 23% था, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स को हटाकर बात हो रही है। और 2017 में कितना हो गया, 9%, मतलब बहुत ज्यादा कमी आई। और आईजीटी जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर होते हैं स्टेट से यूएलबी, वो बहुत कम है। मतलब जो राज्य जो अपना ट्रांसफर करते हैं, फंड का ट्रांसफर करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को, वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडिंग ओनली अबाउट 7% ऑफ स्टेट्स ओन रेवेन्यू इन 2018-19, ठीक है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो राज्य वित्त आयोग भी यही कह रहा है, केवल 7% तक का जो है स्टेट रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, 7% ऑफ आईजीटी। अब अगली बात की जाए तो जो 13वां खास करके 13वां वित्त आयोग है, ठीक है, उसने पैरेलल एजेंसीज और बॉडीज के लिए, ये जो लोकल गवर्नमेंट जो है मतलब उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी चीज ये समझिए कि लोकल गवर्नमेंट रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फंड, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड। मतलब ये जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कहाँ कहाँ से मदद चाहिए? पहला तो उनको केंद्र संघ सरकार से मदद चाहिए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, तीसरा उनको फंड चाहिए, फंड। और ये मदद कैसे मिलेगी? सेंट्रल स्टेट फंड दे। कार्य करने के लिए फंक्शनरीज की जरूरत है। तीसरा टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ एक चीजें हैं जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट को प्रभावित किया, जैसे कि कुछ प्रोग्राम, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये बड़ा खतरनाक है। दूसरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इन सारी स्कीम्स ने फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। आगे समझिएगा। अब सेंसस का क्या महत्व है, सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए? सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक 2021 का सेंसस आया नहीं है, और जो भी डेटा है हमारे पास वो डेटा 2011 के आधार पे है, और बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो अगर उन बदलावों को हमें ध्यान नहीं रखेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अब तकरीबन 2011 के डेटा की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्टेट्यूटरी टाउन्स हैं, मतलब जहां पर नगर पालिका है, ठीक है, या म्यूनिसिपालिटी है, उनको हम स्टेट्यूटरी टाउन्स बोलते हैं। और उतने ही नंबर में लगभग सेंसस टाउन है। सेंसस टाउन मतलब इनकी संख्या तो अच्छी खासी, मतलब इसमें जनसंख्या अच्छी होती है, लेकिन इनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, इनको विधिक रूप से अभी टाउन नहीं माना गया है। तो और तकरीबन 23,000 विलेज हैं जो कि शहरी एरिया में आते हैं, ठीक है। अब ये 16वें वित्त आयोग द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन है उनको कैप्चर करना चाहिए, और इसके आधार पर उनको अपनी रिकमेंडेशन चाहिए। और 15वां वित्त आयोग जो है, ठीक है, उनकी जो 9 गाइडलाइंस है, उनके जो 9 गाइडिंग प्रिंसिपल है, उनको दोबारा से एक बार देखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, रिसोर्स एलोकेशन, खास करके मतलब संसाधनों का जो एलोकेशन है, वितरण है, उसको भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देना चाहिए। खास करके जो शहरी पोल्यूशन है, शहरी प्रदूषण प्रदूषण है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, इन सारी चीजों पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और 16वां वित्त आयोग उसको कंसिडर करना होगा कि जो अर्बनाइजेशन का डायमनिज्म है, मतलब जो इतने तरीके तरह तरह की चीजें हैं, खास करके आईजीटी को इंश्योर करने के लिए इनको बहुत मजबूती से देखना होगा। मैकिन्जे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट वांस दैट इफ इंडिया continues investing in urban infrastructure at current rates, urban infrastructure will fall short। मतलब अगर इसी तरीके से भारत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसी तरीके से इन्वेस्ट करता रहा तो आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे कि वाटर सप्लाई के इश्यूज आएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में वाटर सप्लाई की इश्यूज चल रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल न्यूज में, आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारी पानी की समस्याएं आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स, अगले आर्टिकल की बात करते हैं।
फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स ऑफ सबमरीन बिड्स, मतलब जो भारत सबमरीन खरीद रहा है, खास करके प्रोजेक्ट 75 आई, इसके संबंध में तो हुआ क्या कि जो इंडियन नेवी है उसका एक मेगा सबमरीन डील हुआ है प्रोजेक्ट 75 आई के अंतर्गत, जो कि तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए का है। इसने एक बड़ा माइलस्टोन प्राप्त किया, क्या कि इसने फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स जो है उनको कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो सबमरीन है ये कितनी मजबूत है और हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है, ये जो ट्रायल है इसको हम FET बोलते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। तो ये जो ट्रायल कंप्लीट हुआ, खास करके इसमें आ, दो एजेंसियां बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दो कंपनियां, खास करके जर्मनी की थाइसन ग्रुप मैराइन सिस्टम एक कंपनी है और स्पेन की नेवेंसिया है। ये दोनों जो कंपनियां हैं ये दौड़ में हैं कि इन्हीं से जो है बिड भारत लेगा, इन्हीं से खरीदेगा, तो ये दौड़ में है। और अभी हाल ही में इंडियन नेवी टीम जो है TKMS शिपयार्ड में गई थी, खास करके मार्च में, FET के लिए, फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में समझ लीजिए। ये जो प्रोजेक्ट 75 आई है ये भारत में ही जो सबमरीन्स हैं उनके बनाने की बात हो रही है कि इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिससे हम उसको क्या करें, भारत में ही बनाएं। और ये जो सबमरीन है, खास करके इस प्रोजेक्ट के अंडर, इनमें बहुत सारी चीजें हों, जैसे आज के जमाने में महत्वपूर्ण आधुनिक हथियार हों, सेंसर्स हों, मॉडर्न मिसाइल्स हों और स्टेट ऑफ द आर्ट काउंटर मीजर सिस्टम हो, मतलब जिससे हम दूसरे की भी विरोधी या दुश्मन की सबमरीन जो है उसको भी समझ सके वो किस तरीके से काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट जो हुआ है इसमें, जो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट 75 में शुरू किया था, उसमें से एक महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट है फ्यूल सेल बेस्ड AIP। ये फ्यूल सेल बेस्ड AIP क्या होता है? अगर हम AIP की बात करें, ठीक है, AIP जो होता है उसका मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन। ठीक है, मतलब प्रपल्जन का मतलब क्या होता है, जलना एक प्रकार से, मतलब कि ईंधन जो है वो एयर इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब उसमें हवा की जरूरत ना पड़े या बहुत कम टाइम के लिए पड़े। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन जो होता है वो क्या करता है, वो आगे हम बताएंगे, वो हमारे सिस्टम को, हमारी जो सबमरीन है उसको स्टील्थ एबिलिटी देता है, मतलब कि सामने वाला जो विरोधी खेमा है वो इसको पहचान नहीं पाएगा, इसको कहीं ना कहीं अपने रडार में नहीं जान पाएगा, और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी भी देता है। ठीक है, और ये सारी जो इंडिजिनस सबमरीन्स हैं भारत में ही बनेंगी, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। ठीक है, दूसरी चीज, भारत का जो आत्मनिर्भर अभियान है उसमें भी ये काफी महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और ये जो 75 नाम है ये रिफर करता है कि यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द स्कॉर्पिन क्लास, स्कॉर्पिन क्लास की जो सबमरीन है उनके लिए एक विशेष संकेतक का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम AIP का मतलब समझें, AIP मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैराइन प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी, मतलब समुद्र के अंदर ईंधन को जलाने की एक टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करती है बिना ऑक्सीजन के ऑपरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, जैसे नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स टू ऑपरेट विदाउट एक्सेस टू ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब AIP जो है वो अगर हम फ्यूल सेल के हिसाब से यूज करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, उसकी खासियत भी अभी आपको हम आगे बताएंगे कि जो इसकी 75 प्रोजेक्ट का जो फीचर है, उनकी जो विशेषता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इनकी एब्जॉर्प्शन टेक्निक है, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल है, मतलब इनकी आवाज जो है बहुत कम होती है, लॉन्ग रेंज गाइडेड टारपीडो इनके पास है, ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स हैं, सोनार है, सेंसर स्विट्स हैं, खास करके डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 5 जो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेती हैं डीजल जनरेटर के लिए, मतलब जो डीजल से जनरेटर चल रहा है उसमें जो ईंधन का निर्माण हो रहा है या गाड़ी को चलाने के लिए, सबमरीन चलाने के लिए इनको जो ऑक्सीजन चाहिए होता है एटमॉस्फेयर से, उसके लिए इनको सरफेस पे हर 48 घंटे में बाहर आना पड़ता है, हर 48 घंटे में बाहर आना पड़ता है। लेकिन AIP टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, AIP टेक्नोलॉजी से हम जो 48 घंटे से बाहर आ रहे थे वो बढ़ करके 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते तक हमको जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देसीकरण, मतलब कि स्वदेश में ही इनको बनाया जाए। जो हिस्सा है 45 से 60% तक का जो हिस्सा है सबमरीन का, उसको भारत में ही बनाया जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, एमएसएमई का भी डेवलपमेंट, मतलब उसको भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात की गई है कि केवल कोर सेक्टर ही नहीं इसको बनाएंगे, इसको एमएसएमई को भी दिया जाएगा, कहाँ वो भी अपना योगदान इसमें दें। ठीक है। अब अगले आर्टिकल पर आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ठीक है। इसमें बताया गया इस आर्टिकल में कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इंडियन इकोनॉमी जो है, उसको 25 मिलियन जॉब की जरूरत है अगले 5 सालों में, अगर हमको एम्प्लॉयमेंट खत्म करना है। और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा बताती रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 8% के ग्रोथ से चल रही है, 8% के रेट से चल रही है। उसके बाद भी जो है, जो स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की भारत में, वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम लेटेस्ट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को चेक करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अगर 15 साल से ऊपर के लोगों को देखा जाए तो वो गिरी है। मतलब पहले 2021 में 4.2% थी, अभी 3.1% है। लेकिन ये जो है हमारे रैपिड जीडीपी ग्रोथ के बराबर नहीं है। मतलब जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ है जीडीपी की, उतने स्तर पे ये नहीं है। ठीक है। और इसका 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी इसका असर दिखता नजर आ रहा है। ठीक है। इस बार जो ये एनडीए सरकार है वो पूरी तरीके से बहुमत में नहीं आ सकी। अब अगर देखा जाए, इनइक्वालिटी जो है, ये जो इनइक्वालिटी, असमानता का गैप है, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो, मतलब जिनके पास, सॉरी, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति है और जिनके पास नहीं, मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है पिछले 2 डिकेड्स में। ठीक है। और अगर पूरे 5 डिकेड को देखा जाए तो चूंकि बीजेपी ही सेंट्रल में रूल कर रही है, उनके जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 1% लोग जो भारत के हैं, जो भारत के 1% लोग हैं, उन्होंने 40% की संपत्ति को अपने कब्जे में कर रखा है। उनके पास 40% की संपत्ति है। और ये बहुत बुरी स्थिति है किसी डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन के लिए, ये बहुत बुरी स्थिति दिखा रहा है। ठीक है। और भारत की जो इकोनॉमी है या इनइक्वालिटी है वो के शेप में है। के शेप में क्या होता है, जो कंजम्पशन और इनकम है वो बहुत कम लोगों के लिए बढ़ रहा है और अधिक लोगों के लिए क्या हो रहा है, घट रहा है या गिर रहा है। ठीक है। ये अलग चीज है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लेम किया है कि तकरीबन 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर कर दिया गया है, जिसमें इन्वेस्टिंग हैविली इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि पूंजीगत व्यय में बहुत खर्च करने से क्या हुआ है, 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। लेकिन ये भी एक दिक्कत है, इतनी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लोगों को बहुत खुश कर रही है, लेकिन ये अभी भी बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि भारत को क्या करना है, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। अगर देखा जाए तो भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और इम्पोवर्टी में अभी भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भारत की जो ग्रोथ है वो नीचे गिर सकती है। ठीक है। अब हम इसके संबंध में, जैसे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या हमें करना चाहिए, ये जो समस्याएं आ रही हैं, तो भारत को अब न्यू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, मतलब भारत को नए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की जरूरत है। ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको करंट अफेयर्स जो है हमेशा डेली बेसिस पे उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।